नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए और लोगों से पूछिए कि उनके मुताबिक भारत की 10 सबसे बड़ी परेशानी क्या है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज़्यादातर लोग उन 10 परेशानियों में बढ़ती हुई जनसंख्या को भी शामिल करेंगे। मगर हकीकत यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए कहना बहुत ही गलत बात है। इस विशेषण का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। और जनसंख्या को लेकर के जितनी भी बातें की जाती हैं कि इससे बेरोजगारी है, इससे महंगाई है और पता नहीं क्या क्या, यह सब कुतार्किक और अनर्गल किस्म की बातें हैं। यह सब धारणाओं के आधार पर की गई बातें हैं, क्योंकि जिन पैमानों के आधार पर यह मापा जाता है कि किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है या नियंत्रित अवस्था में है, उन पैमानों के आधार पर भारत की जनसंख्या नियंत्रित गति से बढ़ रही है। यही हाल मुस्लिम आबादी का है। मगर जो मुस्लिम आबादी है वही तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति का खाद पानी है। नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति उसी मुस्लिम नफरत पर टिकी हुई है। तो अब जब चुनाव में केवल नरेंद्र मोदी मुस्लिम 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 का नाम ले रहे हैं, तो इसी बीच प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट का नाम है शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस। तकरीबन 167 मुल्क हैं, वहां पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है दक्षिण एशिया के, उनका अध्ययन करके आंकड़े पेश किए गए हैं। आंकड़े क्या पेश किए गए हैं, मतलब तिकड़मबाजी की गई है, ताकि हेडिंग यह बने, अखबारों की हेडिंग यह बने कि मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ी और हिंदुओं की 7% घटी, और इसके आधार पर चुनावी राजनीति हो। हकीकत यह है, अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें, आंकड़ों को कई ढंग से कहा जाता है, तो आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यह बात बनती है कि 1951 में मुस्लिमों की आबादी 3 करोड़ थी, 2015 में वह 17 करोड़ हो जाती है, यानी कि 14 करोड़ आबादी बढ़ती है। हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ थी 1951 में, 2015 में 99 करोड़ हो जाती है, यानी कि वह एब्सोल्यूट नंबर में 69 करोड़ बढ़ती है। यह एक बात कही जा सकती है आंकड़ों के हिसाब से। आंकड़ों के हिसाब से दूसरी बात यही कही जा सकती है कि जो टोटल परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 1951 में हिंदुओं की आबादी 84% थी, 2015 में 78% हो गई। मुस्लिमों की 9% थी, 2015 में 14% हो गई। मतलब मुस्लिमों की 4% बढ़ी और हिंदुओं की 6% घटी। यह टोटल परसेंटेज में देखा जाएगा तो बनेगा। अब इसके बाद क्या व्याख्या की गई है, तिकड़मबाजी। 1950 को बेस ईयर माना गया है और उस बेस ईयर के आधार पर गणना की गई है, और गणना में यह निकल के आया है कि हिंदुओं की आबादी में 7% की घटोतरी हुई है और मुस्लिमों की आबादी में 43% की बढ़ोतरी हुई है। और इस पर अब जो किया जाएगा आप समझ ही सकते हैं क्या किया जाएगा कि मुस्लिमों की आबादी बहुत बढ़ रही है, और इसी आधार पर देखा जाए तो बौद्ध समुदाय की जो आबादी बढ़ी है वो 1560% बढ़ी है। मतलब ये केवल आंकड़ों की तिकड़मबाजी है जिसका मकसद सांप्रदायिकता फैलाना है। तो इस पर विस्तार से बात करने के लिए, एक तरह से कहा जाए तो इस बकवास रिपोर्ट पर, जिसका मकसद एक तरीके से केवल सांप्रदायिक, चुनाव में सांप्रदायिकता फैले, सांप्रदायिक आधार पर राजनीति हो, और हमारे और आपके टैक्स के पैसे पे ये लोग प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में लोग बैठते हैं, वहां से बड़ी बड़ी सैलरी उठाते हैं, और बताइए ये उनका काम है। ये रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। तो इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं द वायर की हेल्थ रिपोर्टर बनजोत कौर। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे आंकड़े को जो जनसंख्या को लेकर के पेश किया गया है। तो सर, आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप ये बताइए कि जो ये पीएमईएसी की जो रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल की, ये किस तरह का तिकड़म रच रही है, जनसंख्या में किस तरह का तिकड़म रच रही है, क्या बताने की कोशिश है इसकी? अजय, देखिए, अगर आंकड़ों को देखें तो जैसा आपने बताया, हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत 84.98% था 1951 में, और 2015 में वो 78.06%। तो अब जब परसेंटेज 84.98% से 78.06% को कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज पॉइंट यहाँ वर्ड जरूरी है, वो डिफरेंस है -6.92%। अब मुस्लिम्स का देखेंगे तो 1951 में उनकी आबादी थी 9.91% ऑफ एंटायर इंडियन पॉपुलेशन,
और 2015 में वो हो गई 14.09%, यानी कि 9.91% से 14.09%। तो परसेंटेज पॉइंट का जो यहाँ डिफरेंस है वो महज 4.18 परसेंटेज पॉइंट्स का डिफरेंस है। पर जो प्रेजेंट किया गया, जैसे आप कह रहे थे, वो प्रेजेंट किया गया कि परसेंटेज बढ़ोतरी जो है वो 43.2% हो गई, जबकि 2015 हाँ, जबकि 1950 को आधार बन करके, हाँ, वो जब हम 2% का आपस में डिफरेंस देखते हैं, मान लीजिए कोई चीज 2% ऑफ समथिंग से 4% ऑफ समथिंग हो गई, तो हम परसेंटेज पॉइंट में वो डिफरेंस देखते हैं और हम कहते हैं कि वो 2 परसेंटेज पॉइंट्स का डिफरेंस। अब इसी तरह जब आप उस परसेंटेज पॉइंट के डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो 9.91% से 14.09%, यानी कि 4.18%। जो टिकड़म किया गया वो ये किया गया कि एब्सोल्यूट नंबर्स को लेके कैलकुलेट किया गया और बता दिया गया कि 43.2% आबादी बढ़ी, जबकि 2% में डिफरेंस कैलकुलेट परसेंटेज पॉइंट से सिर्फ होता है और वो केवल 4.18% परसेंटेज पॉइंट। तो जो आबादी बढ़ी है मुस्लिम्स की 1951 से 2015 तक, वो 4.18 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ी है, ना कि 43.2% बढ़ गई है, जैसा कि ये रिपोर्ट दिखा रही है। और जिस तरीके से इन्होंने रेट ऑफ चेंज गणना किया है, उस तरीके से अगर बौद्ध धर्म की जनसंख्या को देखे तो वो तकरीबन 1580% के आसपास जाता है। तो इसका मतलब क्या बनता है? सवाल यही है कि इस समय चुनाव चल रहा है और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है। ऐसा तो नहीं है कि भाई चना खा करके वो लोग रिपोर्ट बनाते होंगे। पैसा तो लगता होगा, हमारा ही आपका पैसा जाता होगा, टैक्स का जो उनको सैलरी मिलती होगी, उसी से वो लोग काम करते होंगे। तो थोड़ा ये समझाइए कि मौजूदा वक्त में ये जनसंख्या के रिपोर्ट की क्या जरूरत थी? क्या इसके पीछे कुछ सही इरादा दिखता है आपको? इरादा तो अब इरादे को आप ऐसे समझिए, इरादे को समझने के लिए सिर्फ इस रिपोर्ट पे मत जाइए। और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने भी राजस्थान की रैली में कह दिया कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, आपके रिसोर्सेज यही उठा के ले जाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो पूरा पॉपुलेशन का डिस्कोर्स है, जो कि जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्यूड डिस्कोर्स, मतलब तोड़ मरोड़ के पेश किया गया जो डिस्कोर्स है, वो इस इलेक्शन से शुरू नहीं, वो इस इलेक्शन से नहीं शुरू हुआ। इसकी नींव एक तरह से अगर देखें तो बहुत पहले थी, पर अगर थोड़ा बाद से भी देखने की कोशिश करें तो जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपना एंटरिंग बजट, अभी जो 2024 में एंटरिंग बजट पेश किया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई अब इस देश में हाई पावर्ड कमिटी की जरूरत है, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ से होने वाले चैलेंजेस से डील कर सके या उनको समझ सके। अब उसके लिए हाई पावर्ड कमिटी की जरूरत है। उसी टाइम लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि अभी तक सारे आंकड़े ये कहते थे कि भारत की पॉपुलेशन अब स्टेबलाइज होने लगी। आप इंडिपेंडेंट स्टडीज को छोड़ दीजिए, निर्मला सीतारमन की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ही 2018-19 में एक हर साल इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है। 2018-19 में जो इकोनॉमिक सर्वे बनाया था, जिसको निर्मला सीतारमन जी ने ही पार्लियामेंट में टेबल किया था, उस सर्वे में जो कहा गया था वो आपको आपके दर्शकों के लिए पढ़ के सुनाते हैं। उस सर्वे में ये कहा गया था, हाईलाइटिंग इंडियाज डेमोग्राफी, द इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 स्टेट्स India is set to witness a sharp slowdown in population growth in the last 2 decades. उस इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया 2018-19 के कि इंडिया इज सेट टू विटनेस ए शार्प स्लो डाउन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। मतलब आने वाले अगले 2 दशकों में इंडिया में शार्पली पॉपुलेशन जो है वो घटने वाली है। ये सरकारी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया। इसके अलावा कई इंडिपेंडेंट स्टडीज तो ये बात कह ही रही थी। तो अब जब ये सारे सरकारी और गैर सरकारी जो अध्ययन है वो ये साफ या दस्तावेज जो है वो ये साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉपुलेशन अब इंडिया की घटने वाली है, तो फिर आखिर निर्मला सीतारमन जी को बजट की स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच होती है, उसमें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई?
तो वहीं से एक तरह से इस इलेक्टोरल डिस्कोर्स का क्या होने वाला है पॉपुलेशन को लेके, एक तरह से उसकी नींव रख दी है। ये भी देखिए कि जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, वो आज से नहीं, जब भी वो चुनाव में जाते हैं और जब भी उनको लगता है कि चुनाव उनके खिलाफ जा रहा है, तो ये पॉपुलेशन का, जो मुस्लिम पॉपुलेशन का सवाल है, उसको लेकर के एकदम अनर्गल किस्म की बातें करने लगते हैं। योगी आदित्यनाथ के चुनाव का मुझे दौर याद आ रहा है, पता नहीं वो क्या क्या कहते थे। तो थोड़ा अगर आपको जानकारी हो कि जिस तरह से नेता बताते हैं, तो थोड़ा उसे थोड़ा बताइए अपने दर्शकों को। देखिए, भाजपा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राकेश सिन्हा जी, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया 2019 में, और उस बिल में कहा गया कि अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके हैं उनको एक तरह से दंड दिया जाए। वो दंड ये नहीं कि जेल में भेज देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। वो दंड ये हो सकता है कि वो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल ना हो, वह कुछ खास तरह के इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। ये 2019 में हुआ था। अब 2019 में वो जो प्राइवेट मेंबर्स बिल उन्होंने लाया था, वो मनसुख मंडाविया जो कि बीजेपी के ही हैं और वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके कहने पर इस बिल को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद 2021 में यूपी की जो स्टेट लॉ कमीशन है, उसने एक ड्राफ्ट बिल पेश किया, और उस बिल में भी कमोवेश इसी तरह की बातें की गई कि जिनके 2 बच्चों से ज्यादा है उनको जो पब्लिक जो बेनिफिट्स मिलते हैं सरकारों से, जैसे राशन है, वो ना दिए जाए, उनको जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शंस ना कंटेस्ट करने दिए जाए। तो इसी तरह के एक तरह से दंड देने वाले जो क्लॉसेज हैं वो इंट्रोड्यूस किए उस ड्राफ्ट में। तो ये प्रयास बीजेपी के नेताओं द्वारा समय समय पे किया जाता रहा है, ये कोई नई बात नहीं। पर अब देखिए, इन प्रयासों के उलट सरकार पार्लियामेंट में क्या कहती है। सरकार ने कई सारे इस तरह का पॉपुलेशन ग्रोथ का इशू पिछले 10 सालों में कई बार पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस में उठाया गया, और हम लोगों ने उन पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस की, ज्यादातर पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस की स्टडी की। सारे के सारे रिप्लाईज में सरकार कह रही है, एक रिप्लाई उसका आपके लिए पढ़ भी देना चाहते हैं एक नमूने के तौर पे। सरकार कह रही है उस रिप्लाई में, ये जो जॉन ब्रिटास हैं, एक ऑपोजिशन के एक एमपी हैं, उनके 2022 में एक रिप्लाई में सरकार ने कहा, द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन रेनिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब सरकार ने जितने काम किए पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, वो सक्सेसफुल रहे। तो सरकार ही पार्लियामेंट में ये कह रही है कि हमने जो नीतियां अपनाई पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, वो बहुत सक्सेसफुल रही। और इसके अलावा जब भी सरकार से पार्लियामेंट क्वेश्चन में पूछा गया क्या सरकार इस फेवर में है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई एक स्ट्रिंजेंट एक्ट लाया जाए, तो सरकार ने कहा नहीं, इस एक्ट की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे एफर्ट्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो सरकार का एक तरह से पार्लियामेंट में कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, पर वो उस स्टैंड के उलट जब पॉलिटिकल बयानबाजी की जा रही है इस इलेक्शन में या अदरवाइज, तो उस बयानबाजी में ये कहा जाता है कि नहीं भाई, हम पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत खराब कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ मजेदार बात यह है कि इस इलेक्शन के सीजन में जहां सरकार को अपनी सारी अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताना है देश के नागरिकों को, वो अपने इस अचीवमेंट की, हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे, वो इस अचीवमेंट की बात ही नहीं कर रही। इसके उलट वो कह ये रही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती चली जा रही है। एक चीज जो लास्ट में ये आपसे हाईलाइट करना चाहेंगे, जिस इकोनॉमिक सर्वे की मैंने बात कही या जिन 2 पार्लियामेंट्री रिप्लाईज का मैंने यहाँ डिस्कशन किया, जब वो ये बात कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है या स्टेबलाइज हो गया है या हमारे एफर्ट सक्सेसफुल रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में, उसमें किसी में भी नहीं ये कहा गया कि इस सारे ट्रेंड के मुस्लिम्स जो है वो एक एक्सेप्शन है। मतलब बाकी ग्रुप्स में, हिंदूज में और बाकी ग्रुप्स में अच्छा कर रहे हैं, मुस्लिम्स खराब कर रहे हैं, कहीं ये नहीं कहा गया, किसी सरकारी दस्तावेज में, किसी दूसरे दस्तावेज में नहीं कहा गया। पर अब जब इलेक्शन का समय आया है तो अब इस इश्यू को दोबारा दूसरे तरीके से उछाल दिया गया। तो ये जो आपने पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल वाली बात कही, उस पर मुझे एक बात याद आ गई। जिस 3 इकोनॉमिस्ट ने मिलकर के रिपोर्ट लिखी है, उसमें एक समीका रवि जी, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। उनका जो तर्क है वो ये तर्क है कि ये जो आंकड़े हैं बताते हैं कि मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों से यह संकेत निकलता है, वो जो तर्क दे रहे हैं उसे सुनिए, उससे यह संकेत निकल रहा है कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है,
मतलब मुस्लिमों के रहने के लिए भारत में अच्छा खासा माहौल। ये मुस्लिमों के सकारात्मक परिस्थिति के बारे में ये पूरा रिपोर्ट बताता है। जबकि अभी आपने बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में है, मतलब अगर आबादी आपकी नियंत्रित अवस्था में रहती है तो यह किसी भी विकसित देश या किसी भी एक ऐसे देश के लिए जो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए अच्छा संकेतक होगा। यानी कि जो समीक्षा रवि का जो बयान है, जो इंटरव्यू में वो दे रहे हैं इकोनॉमिस्ट होने के नाते, वो जो धर्म के आधार पर, धर्म का लेकर के जो जनसंख्या को व्याख्यायित कर रहे हैं कि भाई इस धर्म का जो जनसंख्या वो बढ़ रहा है यानी कि इसके लिए अच्छा माहौल है, उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं समझ में आता है और ये बात लगती है कि पूरी तरह से कुतार की किस्म की बात है। तो यहां पर मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो जनसंख्या है वो जनसंख्या का मतलब क्या होता है और वो जनसंख्या जो नियंत्रित अवस्था में होती है उसके मापने के जो टीएफआर रिप्लेसमेंट लेवल के जो दर हैं, ये क्या भारत के बारे में, हिंदुओं के बारे में और मुस्लिमों के बारे में बताते हैं? देखिए, जो आपने कहा कि मुस्लिम्स के रहने के लिए मुस्लिम्स की आबादी फल फूल रही है, बढ़ रही है, इसलिए ये इंटरप्रिटेशन है कि भारत एक बड़ा अच्छा देश है। वो एक तरह से शायद पॉलिटिकल कमेंट है, उस पर बाद में बात करेंगे। पर जिस रिप्लेसमेंट लेवल और टीएफआर की आपने बात की, साइंटिफिक या डेमोग्राफी जो पॉपुलेशन की पढ़ाई होती है उसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी देश का टीएफआर, पहले टीएफआर क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है, उसको टीएफआर बोलते हैं। तो अगर किसी देश का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाए, मतलब कि ऑन एन एवरेज एक महिला किसी देश में 2.1 बच्चों को जन्म देती हुई दिखाई देती है, तब ये कहा जाता है कि उस देश की पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गई। अगर किसी देश को पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्लाइन करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, और अगर वो टीएफआर की दर वहां पे 2.1 यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी पे पहुंच जाती है, तो वो एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है कि हाँ, आप डिक्लाइन में सक्सेसफुल रहोगे। भारत का वो टीएफआर जो है वो 2.1 हो चुका है। ये पिछला एनएफएचएस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, ये उसमें भी दर्ज हुआ है। तो भारत एक तो उस माइलस्टोन को अचीव कर चुका है। अब अगर आप रिलीजियस ग्रुप्स वाइज देखें तो वो टीएफआर मुस्लिम्स का भी घटा है, हिंदुओं का भी घटा है, बुद्ध का भी घटा है, सिख्स, जैन सबका घटा है। मुस्लिम्स का टीएफआर सबसे ज्यादा घटा है, मुस्लिम्स का टीएफआर हिंदुओं से भी ज्यादा घटा है। पर यहाँ पे एक चीज स्पष्ट करनी होगी कि मुस्लिम्स का जो टीएफआर था वो हिस्टोरिकली बहुत हाई था, इसलिए उसमें डिक्लाइन भी तेजी से होगा। हिंदुओं का टीएफआर हिस्टोरिकली कम था, तो इसलिए डिक्लाइन थोड़ा कम दिखेगा। पर टीएफआर सारे ग्रुप्स में घटा है और मुस्लिम्स में सबसे ज्यादा घटा है। इसलिए ये कहना कि क्योंकि ये एक बड़ा पॉपुलर परसेप्शन है कि मुस्लिम में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ये आप अपने आसपास 10 लोगों को, 20 लोगों को देखेंगे और इस परसेप्शन को बना लेंगे और उसके बाद उसके कुछ अजीब अजीब तरह के तर्क भी गढ़ लेंगे। पर देखना तो फिर आंकड़ों को पड़ेगा ना, क्योंकि आंकड़े आपके परसेप्शन से आगे जाते हैं। तो अगर आंकड़े ये कह रहे हैं कि टीएफआर सारे रिलीजियस ग्रुप्स में घट रहा है और मुस्लिम्स में भी घट रहा है, हिंदुओं में भी घट रहा है, तो आप ये कैसे कहेंगे कि भाई मुस्लिम जो है वो इस देश की प्रॉब्लम है या इस देश की पॉपुलेशन ग्रोथ में वो एक तरह का रोड़ा है? तो इसलिए ये नहीं कह सकते। तो आपने ये मुस्लिमों को लेकर के जो ये परसेप्शन बना है कि वो बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री तो भाषणों में कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं कुतार की किस्म की। तो बात यह है कि जो ये मुस्लिमों का जो डिक्लाइन हुआ है रेट जो आप बता रही हैं, इसके पीछे अहम कारण क्या है? क्या है वो कारण है जिनकी वजह से वो डिक्लाइन रेट दिख रहा है? देखिए, डिक्लाइन जो है वो हमारे, अगर वो आप पार्लियामेंट्री रिप्लाईज को भी स्टडी करेंगे, वो ये कहते हैं कि जो हमने पिछले दशकों में सारे मेथड्स को यूज किया, चाहे फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं उसको बढ़ावा देना, उसको लेके अवेयरनेस क्रिएट करना, और इस तरह के कई जो तरीके हैं वो सरकार ने अपनाए और उसका अब रिजल्ट दिख रहा है। तो अब वो डिक्लाइन ऐसा नहीं है कि वो एक ग्रुप तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, जैसा मैंने पहले कहा, वो सब में दिख रहा है। और सरकार ही कहती है कि हमने कई तरह के मेथड्स को यूज किया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसमें
कंट्रीब्यूट किया, और वो खासकर उसमें कॉन्ट्रसेप्शन का यूज बढ़ना, अलग अलग तरीकों के जो कॉन्ट्रसेप्शन है उन सारे मेथड्स का यूज का बढ़ना इसमें एक बड़ा कारण है। इसके अलावा जो लोगों का जो बैकवर्डनेस है उसमें कमी आना वो एक बड़ा कारण है। तो इन सारे मेथड्स को जब ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पॉपुलेशन कंट्रोल आज तो शुरू हुआ नहीं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम था, और अब उनके रिजल्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। पर एक चीज यहाँ पे जरूर समझने वाली है, वो ये कि हम इस बहस में तो पड़ गए, हिंदुओं की ज्यादा डिक्लाइन हुई, मुस्लिम की ज्यादा डिक्लाइन हुई, किसकी ज्यादा बढ़ी। आप ये समझिए कि सारे प्रोजेक्शंस, और ये प्रोजेक्शंस यूएन के हैं और तमाम बाकी तरह के एजेंसीज के, वो ये कहते हैं कि अब भारत जो है आज के समय पे और अगले कुछ सालों तक पॉपुलेशन जो है वो एक मैप भी है, अगर आप दर्शकों को वो दिखा सके अपनी स्क्रीन हम दिखाएंगे बिल्कुल। तो वो उस मैप में ये दिख रहा है कि भारत की पॉपुलेशन अभी यंगस्टर्स ज्यादा है, और वो अभी बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते 2067 के बाद वो पॉपुलेशन पूरे तरीके से वो डिक्लाइन होने लगे। तो 2067 के बाद भारत की पॉपुलेशन डिक्लाइन से मतलब मेरा ये है कि अभी बढ़ रही है, फिर वो कम होने लगेगी। मतलब जितने लोग पैदा होंगे और जितने लोगों की डेथ होगी तो डेथ ज्यादा दिखने लगेगी, और वो बच्चे जो पैदा होंगे वो कम होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ पीपल जो हु विल डाई। तो अब जब अभी 2067 के बाद जब ये होगा, उसके पहले तो बढ़ेगी, अब वो यंगस्टर्स का देश होगा। तो अब यंगस्टर्स हैं तो आपको पहले उनको पढ़ाना पड़ेगा, इतने सारे जब यंगस्टर्स होंगे, उसके बाद उनको नौकरियां देनी पड़ेगी, उसके बाद उनकी स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी। इन सारे प्रश्नों पर चिंता करने की बजाय हम इस अनर्गल बहस में पड़ गए। अब जब देश बूढ़ों का देश बनने लगेगा 2067 के बाद, जो ठीक आज के समय में चाइना के साथ हो रहा है, चाइना अब जो है वो इंसेंटिवाइज कर, पहले चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बड़े स्ट्रिंजेंट मेथड्स का इस्तेमाल किया गया। अब चाइना में पॉपुलेशन चूंकि ऐसे घटने लगी है कि अब पैदा होने वाले लोग कम और मरने वाले ज्यादा होने लगे हैं, वही भारत में होगा। तो उस टाइम पे जब बूढ़ों का देश भारत बन जाएगा तो वो एल्डरली हेल्थ केयर के लिए हम क्या करेंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो 2047 के सोच रहे हैं, 2000 लगे हाथ 2067 का भी सोच लीजिए जब वो बूढ़ों का देश बन जाएगा। और अगर आप 2047 का सोच रहे हैं तो आप ये बताइए कि इतने सारे यंग लोगों को आप जॉब कहाँ से देंगे? जॉब क्राइसिस अभी हर तरह से देखने को मिल रहा है, सरकार इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, पर सारी रिपोर्ट से बात कह रही है कि जॉब क्राइसिस इंडिया में बहुत सीवियर है। तो सोचना हमें इन पे है। वो जो हाई पावर कमिटी, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहा, हाई पावर कमिटी इन इश्यूज को लेकर बनानी चाहिए, ना कि इन इश्यूज को लेकर कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो हम क्या करें। बिल्कुल, आपने एक बहुत सही बात कही कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा मिथक ये होता है कि लोगों को लगता है कि केवल लोगों की आबादी, जबकि ये होता है कि लोग मरते हैं, जन्म लेते हैं। तो एक ऐसी स्थिति आएगी जो आप बता रही हैं कि जो मरने वाली आबादी होगी 2067 के करीब, वह ज्यादा होगी जन्म लेने वालों की बजाय। तो जो ये आबादी, कार्यशील आबादी है, जो नौजवानों की आबादी है, उन पर ध्यान देने की आप बात कह रही हैं, बहुत सही बात है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह बनता है, जो हमेशा एक बहुत मतलब कि गांव देहात के लोगों के दिमाग में ये भरा पड़ा है, एक तरह का कुंद भरा पड़ा है। वो ये बात कहते हैं कि जो भारत की जनसंख्या है वही भारत की सारी परेशानियों के जड़ में। इस बात का क्या जवाब होगा? जब जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही थी तो वाकई वो उस जड़ थी, सारे मुसीबतों की जड़ उस टाइम पे वो थी जब वो बेतहाशा बढ़ रही थी। पर अब जो ट्रैजेक्टरी है या जो जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, वो सारे जितने प्रोजेक्शंस किए गए थे या जो कि समझा जा रहा था वो उसी हिसाब से हो रहा है। वो ऐसा नहीं है कि हमने सोचा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा और उससे कई गुना ज्यादा हो रहा है। जिस लाइंस पे अभी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एकदम प्रोजेक्टेड था, और वो 2067 के बाद ऐसा डिक्लाइन होगा जिसकी मैंने चर्चा की, ये भी प्रोजेक्टेड था। तो अब उस पॉपुलेशन ग्रोथ को जड़ मारना इस समय 2024 में और 1950 या 1960 या 1970 के दशक में उसको जड़ मारना, इन दोनों में बहुत फर्क है। उस टाइम पे आप उसको रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जैसे कहते हैं वो मानते तो वो समझ में आता था, पर आज हम उस परिस्थिति में नहीं। हमें इस समय के डिफरेंस को, बहुत लंबा समय है और इस समय में किए गए सारे एफर्ट्स को मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कहा आपने। इसमें थोड़ा मैं एक और एड ऑन कर देता हूं, वो ये है कि जनसंख्या अपने आप में मानव संसाधन होता है। हम इंसान ही होते हैं,
और इसीलिए दुनिया बनी हुई है। मतलब इस दुनिया में तो हम ही है जिसको चला रहे हैं। हम कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो भी तब जब ये बात आंकड़ों से सत्यापित है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित कर चुके हैं। दिक्कत यहां पर यह है कि जो संसाधनों का बंटवारा है उसमें 1-2% जो अमीर लोग हैं उनके पास सारे संसाधन हैं, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी आबादी के पास बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, गुर्बत की समस्या, गरिमापूर्ण जीवन न जीने की समस्या, शिक्षा की कमी की समस्या, सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। तो संसाधनों के ढंग से बंटवारे की यहां पर जरूरत है, और इसी से यह सवाल निकलता है जो भाजपा की राजनीति का सवाल है, जो ये बात दिखाने की शायद इस आंकड़े में भी कोशिश कर रहे हैं कि जब 43% जो आंकड़ा है जो तिकड़मबाजी की गई है, जब 43% 1950 के बाद परिवर्तन का दर मुस्लिमों में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी, हिंदुओं से ज्यादा बढ़ जाएगी और हिंदुओं को दबा देगी, संसाधनों पर उनका हक हो जाएगा। तो थोड़ा इस गुब्बारे को फोड़ के बताइए तो क्या है इसकी हकीकत। अब वो जो आंकड़ों की तिगड़मबाजी है वो तो आपको बताया है कि वो परसेंटेज पॉइंट्स केवल 4 पॉइंट समथिंग है जो परसेंटेज पॉइंट्स की ग्रोथ है। अब आप याद कीजिए एक समय में प्रधानमंत्री डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे कि हमारा जो यूथ है, हम अभी एक यंगस्टर्स से भरे हुए देश हैं और वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब वो हमारे लिए बड़ा फायदे की बात है। अब वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे तो ये तो नहीं कहते थे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड खाली हिंदुओं का है और मुसलमानों का नहीं है, या क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट और सिख्स का नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ की, पॉपुलेशन की जब स्टडी होती है ना, तो वो फिर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करती है जो हम चाहते हैं कि हो। रिलीजियस ग्रुप्स को भी अलग अलग करके स्टडी किया जाता है, पर जब इस डेमोग्राफिक डिविडेंड और इस तरह की टर्म्स का इस्तेमाल होता है तो उसमें फिर कोई ये नहीं कहा जाता कि मुस्लिम्स जो इसका है वो एक्सेप्शन थी। अब जिस इनइक्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अब मुस्लिम्स को अगर टारगेट करना है तो उसके लिए बहुत सारे इश्यूज हैं। उसमें जो आपने है एक पॉपुलेशन का भी जोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये मिथक जो है इसको सबसे ज्यादा जो है वो आम जनता उसको ले लेगी, उसको समझ लेगी कि ये ठीक है, क्योंकि परसेप्शन भी यही है। तो इसलिए वो इनकम इनइक्वालिटी जो है वो वाकई बड़ा गुर्बत का जीवन एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस देश में जी रही है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो वो गुर्बत बढ़ने ही वाली है। तो सोचना उस स्तर पे था, बजाय इसके कि अब पूछा जाना चाहिए ना कि अब वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहाँ गया। प्रधानमंत्री तो उस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात घूम घूम के विदेशों में करते थे, अब वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहाँ गया। अब आप कह रहे हैं कि जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि वो आपके सारे रिसोर्सेज एक खास कम्युनिटी जो है वो आपसे ले गई। ये वाली प्रश्न का उत्तर बता दीजिए कि कब मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी, इसका क्या आकलन बताता है। अब इसका आकलन तो वही बताएं जो पूछते हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता हुआ आज भी। अब देखिए इस सारे मुद्दे में जो हम लोगों ने बात नहीं की, इस देश में सेंसस नहीं हुआ है। इस देश में आखिरी सेंसस 2011 में हुआ था और 2021 में होना था। उस समय हमने कहा कि भाई पैंडेमिक आया हुआ है, ठीक है पैंडेमिक था। अब पैंडेमिक के बाद जितनी सारी चीजें इस देश में रुकी थी वो सारी होने लगी और देश में सेंसस नहीं हुआ। सेंसस इस देश की सबसे बड़ी डेटा कलेक्शन की एक्सरसाइज, इससे बड़ा और कुछ नहीं। तो वो बिना सेंसस कराए आप ये सारे आंकड़ों का खेल आखिर कर कैसे सकते हैं। और जो ये बात आप कह रहे हैं कि मुस्लिम की आबादी एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि वो हिंदुओं की आबादी से कम हो जाएगी, अरे भाई आज भी मुस्लिम, आपने तो सेंसस नहीं कराया तो 2000 सेंसस का ही डेटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2011 के सेंसस का डेटा ये कहता है कि मुस्लिम की आबादी तो 14% ही है, बाकी हिंदू ही मेजोरिटी है। और जब ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्लाइन ही होना है तो फिर उसमें मुस्लिम्स ज्यादा हो जाएंगे हिंदू से, मतलब हजारों साल लग जाए, लेकिन फिर भी ये जो कहानी है, ये कहानी बस एक भ्रम बनकर रहेगा जिससे आप वोट बटोर सकते हैं, समाज में सांप्रदायिकता फैला सकते हैं, लेकिन हकीकत कभी नहीं बनने वाली। तो एक और सवाल, इसी रिपोर्ट से एक सवाल जो निकल के आया, जो मुझे ध्यान में आया, वो ये है कि रिपोर्ट गाहे बगाहे यह भी बताना चाहती है, जो एक धारणा बनाना चाहती है, वो ये है कि जहां पर इस्लाम, क्योंकि 167 मुल्कों के देशों को लेकर के रिपोर्ट बनाई गई है साउथ एशिया के, तो जहां पर इस्लाम मेजॉरिटी में, वहां पर आबादी इस्लाम की बढ़ी, और जहां पर गैर इस्लाम धर्म मेजॉरिटी में है, उनकी आबादी कम हुई है।
यह भी जो है, यह बात मतलब एक धारणा के स्तर पर, जिसका तथ्य अगर खंगाले तो झूठा नजर आता है, तो यह बताने की कोशिश की जा रही है। झूठा इस बात से नजर आता है कि अभी हमने बताया कि इसी गणना से देखें तो बौद्ध की जो आबादी है वो 1560% उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। हाँ, तो केवल जिस विक्रमबाजी तरह का खेल है। हाँ हाँ जिस आप बोलिए तरह बोलिए से बोलिए बोलिए आप। जिस तरह से मुस्लिम्स की आबादी को 43% बढ़ा हुआ दिखा दिया गया, उस हिसाब से अगर बौद्ध की आबादी देखें तो वो 1500% बढ़ गई है, जो कि सच्चाई नहीं है। 900% दिखाई। तो हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से आंकड़ों को खेलना ही है तो आप खेल जाइए। आंकड़ों को लोग समझेंगे नहीं, परसेप्शन और भाषणबाजी को जरूर लोग समझते हैं। और अब तक उनके पूरे कामकाज से, जो 2014 से लेकर अब तक जितना भी उन्होंने पॉपुलेशन पे जो भी हवाबाजी क्रिएट की है, वो केवल और केवल चुनाव के मकसद से, सांप्रदायिकता से मकसद से की है, और तब से लेकर अब तक करते आए हैं। लेकिन कभी भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि उसे कानून में या किसी तरह के उसमें बदल दें। लेकिन संभावना कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये कि उनकी मनस्थिति दिखाते हुए इसको सांप्रदायिक तरीके से इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंत में मेरा वही सवाल होता है कि अगर मैंने कुछ ना पूछा हो और आप बताना चाहती हो तो बता दें। देखिए, वो जो अभी आपने कहा ना कि एक्ट इस चीज को कंट्रोल, सरकार कई दफा पार्लियामेंट में रिप्लाईज में ये बात कह चुकी कि हमें एक्ट नहीं लाना है। तो जब एक्ट आपको नहीं लाना है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो अभी तक तो सरकार क्लियर है, कल को आगे क्या होगा वो हम नहीं जानते। सरकार ये भी कह रही है कि हमारे सारे एफर्ट्स बहुत अच्छे थे। तो अब जब आप पार्लियामेंट्री रिप्लाईज में एक बात कह रहे हैं और इलेक्शन में ठीक उल्टी लाइन ले रहे हैं, तब तो इस सरकार को ही बताना पड़ेगा कि क्या पार्लियामेंट में जो जवाब दिए वो झूठे थे या इलेक्शन की स्पीचेस में जो बोल रहे हैं वो झूठे थे। ये सरकार को ही क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और लास्ट में आपसे, आपके दर्शकों से एक चीज यही बोलेंगे कि पहले ये होता था कि आप अपने परसेप्शन से सारा अंडरस्टैंडिंग मत बनाइए, आंकड़ों को पढ़िए। अब आंकड़े को भी ऐसा स्पिन कर दिया गया, जो कि पुराने ही आंकड़े थे, पुराना ही सेंसस था, कोई नया सेंसस तो हुआ नहीं। तो पुराने आंकड़ों को ही ऐसा स्पिन कर दिया गया कि अब आम आदमी बस उन आंकड़ों में ऐसा उलझेगा। और देखिए, हर कोई ना अपने परसेप्शन से ही सब चीज समझना चाहता है। अब जब आंकड़े भी उसी डायरेक्शन में एक तरह से तिगड़म करके दिखा दिए गए, परसेप्शन भी वैसा था, पॉलिटिकल स्पीचेस भी वही हो रही हैं, तो ठीक है, मान लीजिए कि भाई मुस्लिम्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन ऐसी बढ़ रही है कि एक दिन वो हिंदुओं को आउट नंबर कर जाएंगे और हमारा देश इस्लामिक देश बन जाएगा। मतलब इस मिथ की कोई सीमा नहीं है। अब उसके लिए किया यही जा सकता है कि इन मिथ्स को तोड़ने के लिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो जर्नलिस्ट लिख रहे हैं या जो और भी इंडिपेंडेंट कमेंट्रीज हो रही हैं, उनको पढ़ा जाए और इस पे ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जाए। तो ये थी बात। ये पूरी बात जो मैंने की है उसको लेकर के इन्होंने अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा है, द वायर वेबसाइट पर मिलेगा, उस आप लेख को भी पढ़ सकते हैं। और अंत में जो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, उसको गौर से सुनिए कि आंकड़े हमारे धारणाओं को तोड़ते हैं और आंकड़ा जारी करती है सरकार। सरकार का यह कर्तव्य है, या सरकार के पास इतना संसाधन होता है कि वो देश भर के बारे में आंकड़े जारी कर पाए। तो आंकड़ों को लेकर के इस सरकार की जो दुर्गति वो देख ही रहे हैं कि अब तक जनगणना के आंकड़े नहीं जारी हुए। और जब सरकार इस तरह का स्पिन करने लगे आंकड़ों के माध्यम से, तभी वो समय आता है जब सरकार नाम की संस्था से लोगों का भरोसा टूटने लगता है। और यह एक देश के बर्बाद होने का सबसे प्रमुख लक्षण में से एक है। तो ये जो आंकड़े आए हैं बीच चुनाव के बीच में, यह भी बताते हैं कि हमारे देश की दुर्गति कितनी बदतर हो गई है। शुक्रिया आपका बहुत। लास्ट चीज जो अजय जो जोड़ना चाहेंगे, इस जो स्पिन हुआ आंकड़ों का और ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आई, इसकी टाइमिंग बड़ी लाजवाब है। इसकी टाइमिंग लाजवाब। अब ये मुझे एक्सप्लेन करने के 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, अभी 4 चरण और बाकी है। और जब ये इस तरह के डिस्कोर्स को प्रधानमंत्री ही लीड कर रहे हैं ना, बिल्कुल पीक पे पहुंचा दिया गया, तब ये रिपोर्ट आती है। मैंने शमिका रवि का इंटरव्यू देखा, उसमें कह रही हैं कि भाई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट का काम टाइमिंग को देखना नहीं है, उनका काम खाली आंकड़े जारी करना है। तो अब पर टाइमिंग को कैसे नहीं देखा जाएगा? मतलब आपने 1950 और 2015 के ही तो आंकड़े स्टडी किए, ये आंकड़े आप पहले भी दे सकते थे, चुनाव के बाद भी कोई नया आंकड़ा तो आपने निकाला नहीं। तो टाइमिंग जो है वो बड़ी खतरनाक और एक तरह से एक
पार्टी को सूट करने, इस कंक्लूजन से हम लोग नहीं बच सकते कि वो एक पार्टी को सूट करने के लिए इस टाइमिंग का चुनाव किया गया और इस तरह की रिपोर्ट को पेश किया गया। और इस रिपोर्ट की कोई सार्थकता भी नहीं है, बेकार की रिपोर्ट है, कोई सार्थकता नहीं है। मार्च ये करना है कि सांप्रदायिकता फैलाने के लिए एक माहौल बनाना है, और कुछ भी इसकी सार्थकता नहीं दिखती है। ये बात भी दिखता है इस रिपोर्ट से। तो ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतने आसान भाषा में और इतनी चलताऊ भाषा में सब कुछ बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।